नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका बीआर स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, कल हमने इंट्रोडक्शन केमिस्ट्री के बारे में देखा था। अब आज शुरू करते हैं एक नए चैप्टर के साथ। बने रहे मेरे साथ, मैं युवार गहलोत। शुरू करते हैं आज एक नया चैप्टर अध्याय 8। अध्याय का नाम है डी व एफ ब्लॉक के तत्व। डी व एफ ब्लॉक के तत्व। मित्रों, डी ब्लॉक तत्व कहते किसे हैं? देखिएगा, डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं? देखिएगा, डी व एफ ब्लॉक पढ़ने से पहले आपको आवर्त सारणी के बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है। देखिए, आवर्त सारणी में थोड़ा सा प्रारूप बताता हूँ, पूरे नहीं बनूंगा, प्रारूप बताता हूँ, एक बार देखिएगा। इधर देखिएगा, तो यहां पर जो आवर्त सारणी की मैं बात करता हूं, तो इस साइड वाला एस ब्लॉक था, इस साइड में पी ब्लॉक, और नीचे कौन सा था? एफ ब्लॉक, और बीच के अंदर कौन सा ब्लॉक है? डी ब्लॉक तत्व है। तो यहां पर देखिएगा, हेनरी मोजले ने जो ये आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत की थी, इसमें देखो एस ब्लॉक हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था, ठीक है। पी ब्लॉक के 1-2 वर्ग हमने 11वीं क्लास में पढ़े, बाकी वाले हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। और डी और एफ ब्लॉक 11वीं में नहीं पढ़े तो हम 12वीं कक्षा में पढ़ेंगे। तो डी ब्लॉक यहाँ पर बीच में है। तो डी ब्लॉक तत्व कहते किसे हैं? क्या परिभाषा इसकी? तो देखिएगा, यानी वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरा जाता है। देखिएगा, सीधी सामान्य परिभाषा है कि वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक, यानी डी उपकोष के अंदर 5 कक्षक होते हैं, इस डी कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन हम भरते हैं, तो वो कौन से तत्व कहलाएंगे? डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। मतलब डी ब्लॉक के तत्व यानी n-1 डी, n-1 डी होगा, वो डी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। अब इसका सामान्य सूत्र क्या है? देखिएगा इधर, सामान्य सूत्र इसके डी ब्लॉक तत्व के n-1 डी 1 to 10 ns1 to 2। अब देखिएगा, ये इसका सामान्य सूत्र, ये कैसे काम करता है? पहले डी ब्लॉक बना लेते हैं, इसके बारे में बता दूं ये सूत्र किस तरह से n-1 क्यों आया, ns का मतलब क्या होता है, n-1 डी का मतलब क्या होता है। देखिएगा, डी ब्लॉक तत्व स्केडियम से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? स्केडियम से। स्केडियम है टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। इट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोल्बिडेनम, टेक्नीशियम, रुथीनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और मरकरी, कैडमियम, ठीक है। आगे देखिए कि यहाँ पर लैंथनम आता है, और लैंथनम के बाद यहाँ पर देखो सीधा मैं हैफनियम लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ? कारण बताऊंगा। हैफनियम है, टेंटलम है, ठीक है, टंगस्टन है, रेनियम है, ओस्मियम है, इरिडियम है, प्लेटिनम है, गोल्ड है और मरकरी है। अब देखिएगा, यहाँ पर है एक्टिनियम, यहाँ पर मैं स्टार बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ? अभी कारण बताऊंगा इसका भी। स्केडियम के बाद सीधा यहाँ पर रदरफोर्डियम आता है, ठीक है, 104 नंबर पे, और ये 89 पे है। यहाँ पर देखिए, आज पूरे तत्व की खोज हो चुकी है, और यहाँ पर कॉपर नीशियम है, ठीक है। ये है आपका डी ब्लॉक तत्व।
ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर स्केडियम 21 नंबर पर आता है। एटम नंबर कितना होगा इसका? 21 है, तो इसका 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। फिर यहाँ से 39 से शुरू होता है। 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और 48। यहाँ पर देखिएगा लेंथ नंबर 57 नंबर पर आता है। कितने पर आता है? 57। और ये सीधे कितने पर आता है? 72 पर। क्यों? बीच वाला 58 से 71 कहाँ गए? 58 से लगाकर 71 वाले कहाँ गए? वो जाते हैं एफ ब्लॉक में, वो अलग से अपन पढ़ेंगे। यहाँ पर भी देखिए एक्टिनियम से सीधा रदरफोर्डियम आ गया, तो यहाँ पर एक्टिनियम क्या गया था? थोरियम। थोरियम से लगाकर यहाँ पर लॉरेंसियम 103 यानी 90 से लगाकर 103 वह बी एफ ब्लॉक में आता है। यहाँ लैंथेनम से शुरू हो रहा है तो उसे लैंथेनाइट श्रेणी कहेंगे। एक्टिनियम से शुरू हो रहा है तो उसे एक्टिनाइट श्रेणी कहेंगे। अब देखिएगा ये आवर्त सारणी में चौथे आवर्त में, यानी कुल कितने आवर्त होते हैं भाई? 7 आवर्त होते हैं। 7 आवर्त में से चौथे आवर्त में डी ब्लॉक शुरू होता है और इससे कौन सी श्रेणी बोलते हैं? 3D श्रेणी बोलते हैं। इससे बोलेंगे 4D श्रेणी, 5D और 6D श्रेणी। अब देखिएगा यहाँ पर मैंने सूत्र बताया था, सामान्य सूत्र इसका क्या था? n-1 D1 to 10 ns1 to 2। देखिएगा ये इसका सामान्य सूत्र है। n यहाँ पर क्या है? मान लीजिए यहाँ पर आवर्त है। n क्या है? आवर्त है, यानी कौन सा इसका आवर्त है? तो आवर्त यहाँ पर n कितनों आवर्त है भाई? ये चौथे आवर्त में। आवर्त सारणी के कौन से आवर्त में आता है ये स्केडियम? चौथे आवर्त में ये लाइन आती है। इसका मतलब n की जगह n क्या आ गया? यहाँ पर 4 है, 4 में से 1 घटा दूं, ठीक है। d, इसका मतलब क्या हो गया? 3D। क्या हो गया? 3D मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 3D में जाएगा। किस में जाएगा? इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक में जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा n और s, मतलब s का इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? तो n यहाँ पर कितना आवर्त है? ये चौथा आवर्त है, तो चौथा आवर्त है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर n की जगह क्या है? 4, और इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 4s में जाएगा मित्रों। इस कारण ये श्रेणी क्या कहलाती है? 3D श्रेणी कहलाती है। कौन सी श्रेणी कहलाती है? 3D श्रेणी कहलाती है। आगे देखिएगा यहाँ पर इट्रियम, यहाँ से ये चौथे आवर्त था, तो यहाँ पर ये कौन सा आवर्त है? 5वां आवर्त है। कौन सा है? 5वां आवर्त है। अब देखिएगा n की जगह मैं क्या लिखूं? 5 लिखूं। 5 में से 1 घटाऊं तो d में इलेक्ट्रॉन जाएगा। 5 में से 1 गया, कितने बचे? 4। तो 4D मतलब इस दूसरी श्रेणी को क्या कहेंगे? 4D श्रेणी कहेंगे, ठीक है। फिर ये 4D श्रेणी, ये 3D है, 4D है, तो ये कौन सी श्रेणी होगी? 5D श्रेणी होगी। और ये कौन सी होगी? 6D श्रेणी होगी, ठीक है। 4 श्रेणियां डी ब्लॉक के अंतर्गत है। अब देखिएगा कुछ किताबों के अंदर लिखा है ये चौथी वाली श्रेणी, पुरानी किताब में लिखा है ये अपूर्ण है। अपूर्ण नहीं है दोस्तों। अब यहाँ पर 118 तत्व पूरी की पूरी खोज हो चुकी है, तो यहाँ पर आपके पूरे तत्व है। इसका मतलब मैं अभी यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। क्यों नहीं लिख रहा हूँ? क्योंकि आपके सिलेबस है ही नहीं। आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ कौन सी श्रेणी दे रखी है? 3D श्रेणी रखी है। इतने इसलिए लिखे कि आपको पता चल रहा है ये क्या ये कौन सा ब्लॉक है? डी ब्लॉक है। तो डी वर्ग के तत्व, ठीक है। तो समझ में आ गया? तो ये थे आपके डी ब्लॉक के तत्व। अब देखो परीक्षा में सवाल कैसे आते हैं आपके बाहरी बोर्ड के अंदर, जरा इसके ऊपर नजर डालते हैं। देखो पहले ही सवाल आता है आपके कि डी ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं, तो आप एक लाइन में इसका उत्तर लिखेंगे, मतलब एक ही नंबर का सवाल आता है तो आप क्या लिखेंगे इसका उत्तर? कि जिसका भाई अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है, डी कक्षक में जाता है, उससे अपन क्या कहते हैं? डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। पहला सवाल क्लियर हो गया। दूसरा सवाल आता है कि डी ब्लॉक तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है, या इसका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास का सूत्र लिखिए, तो ये सूत्र है इसका, ठीक है। हम पूछते कि श्रेणियां कौन कौन सी है, तो आप लिखेंगे कौन कौन सी श्रेणी है? 3D श्रेणी है, ठीक है, 4D है, 5D है, 6D है। अब इसके अंदर क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन इसका तत्व पूछते हैं कि 3D श्रेणी कहाँ से लगाकर कहाँ तक है। मित्रों देखो पूरी आवर्त सारणी आपके दिमाग में होनी चाहिए, और 11th क्लास में हमने पढ़ रखा अच्छी तरह से, और जो मुझसे पढ़ रखे उसको तो याद है। मुझे पूर्ण विश्वास है आपको आवर्त सारणी याद, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो भी ध्यान से देखिएगा। आप बस 1-2 वीडियो देखेंगे तो आपको इसके बारे में भी पता चल जाएगा। अब देखिए 3D श्रेणी,
कहाँ से शुरू हुई थी, अभी लिखवाया था मैंने, स्टेडियम से लगाकर कहाँ तक है, जिंक तक है। मतलब परीक्षा में सवाल आता है कि प्रथम श्रेणी जो 3D श्रेणी है कहाँ से कहाँ तक है, आप कहेंगे स्टेडियम से लगाकर जिंक तक है। मतलब स्टेडियम एटम नंबर 21, ठीक है, और जिंक 30, मतलब 21 से लगाकर 30 तक कुल कितने तत्व हो गए, 10 तत्व। कितने, 10। अरे भाई 10 ही क्यों है, कि इसके बारे में आपने सोचा कभी नहीं सोचा, ध्यान दे दीजिएगा कि डी उपकोष है, डी उपकोष के अंदर कितने कक्षक होते हैं, 5 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक होते हैं, 5 कक्षक होते हैं, ठीक है। उन 5 कक्षकों में से कितने इलेक्ट्रॉन पढ़ सकते हैं मैक्सिमम, क्योंकि एक ऑर्बिटल एक कक्षक में आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन पढ़ सकते हैं। कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 5 कक्षक है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन कितने भरेंगे, 10। इसका मतलब श्रेणी के अंदर तत्वों की संख्या भी कितनी होगी, 10 होगी, ठीक है। तो 21 से लगाकर 30, ये आपके कौन सी श्रेणी होगी, 3D श्रेणी हो गई। अब 4D श्रेणी देखिए, इट्रियम से है और कहाँ तक है, कैडमियम तक है। मतलब यहाँ 39 से शुरू होती है और यहाँ पर आपके 48 तक चलती है। इसे अपन कौन सी श्रेणी कहते हैं, 3-4D श्रेणी कहेंगे। कौन सी श्रेणी, 4D। मतलब इन तत्वों के अंदर 4D के अंदर इलेक्ट्रॉन जाता है, किस में जाएगा, 4D में जाएगा। इसी प्रकार 5D श्रेणी और 6D श्रेणी भी होती है, लेकिन दोनों में से यानी 57 पर कौन सा आता है, लैंथेनम आता है। इसके बाद 58 से लगाकर 71, ठीक है, ये लैंथेनाइड श्रेणी होगी। एफ ब्लॉक के अंदर हम अलग से पढ़ेंगे। इसके अलावा एक एक्टिनोइड श्रेणी है 6D, यानी यहाँ से एक्टिनियम था, एक्टिनियम के आगे थोरियम आता, तो थोरियम से लगाकर 103 पे आते हैं लॉरेंशियम आता है। ये 2 श्रेणी एक्टिनोइड श्रेणी है, ये लैंथेनाइड श्रेणी, ये अपन अलग से पढ़ेंगे एफ ब्लॉक में, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम क्या है, डी व एफ ब्लॉक के तत्व है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिएगा आपके सवाल आते परीक्षा में, तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखने आने चाहिए। तो देखते हैं 3D श्रेणी का मैं इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख रहा हूं। देखिएगा 3D शुरू कहां से होती थी भाई, स्केडियम से। मतलब इसका प्रतीक पूछते हैं, स्केडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल, कॉपर और जिंक। ये 10 तत्व हो गए। अब देखिएगा ये तो इसके प्रतीक है, क्या है तत्वों के प्रतीक है। प्रतीक तो आपको आने चाहिए, आप 12th क्लास में पढ़ते हो। प्रतीक इसके परमाणु क्रमांक पूछते हैं, तो परमाणु क्रमांक भी आपको आने चाहिए। तो परमाणु क्रमांक क्या होगा इसका, 21 पर आता है, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। अब देखिएगा परमाणु क्रमांक आ गया आपके पास, प्रतीक आ गया, और श्रेणी कौन सी है, ये 3D श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है भाई, 3D। इसका मतलब समझते हो 3D का मतलब इसका इलेक्ट्रॉन 3D में जाएगा। अब देखिएगा आपको लिखने आने चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या लिखना आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे लिखते हैं देखिएगा। अब देखो स्केडियम 21 पर आ रहा, मतलब कुल इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं अपन को, 21 भरने हैं। अब देखो दोनों तरीके, यानी पूरे भर के बता देता हूँ आपको, फिर शॉर्ट बताता हूँ, जो आपको अच्छा लगे वो आप लिखिएगा, आपको कोई गलत नहीं करेगा। अब एक बार मैं पूरा लिख देता हूँ, आपको समझ में आएगा, फिर शॉर्ट कैसे लिखते हैं वो भी बताता हूँ। तो स्केडियम शुरू करते हैं अपन 1s से, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब देखिएगा इसके बाद 4s आना। अब देखिएगा 2 और 2 कितने हो गए, 4, 4 और 6 10, 10 और 6 16, 16 और 2 18, 18 तक यहाँ पर आ गए। अपन को भरने कितने हैं, 21। इसके बाद आता है आपके 4s कक्षा। कौन सा आता है, 4s। 4s के बाद में कौन सा आएगा, 3D। s में कितने भर सकते हैं मैक्सिमम, 2, और 3D में कितना भरेंगे, 1। अब देखिएगा गिनकर कितने हो गए, 6 4 10, 10 8, 18, 2 20 और 1 21, मतलब पूरे इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ये तो इसका साधारण तरीका। अब देखिएगा यहां तक, देखिएगा यहां तक कॉमन हो गया। अब देखिएगा यहां तक कुल कितने हो गए, 18, और 18 अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉन विन्यास से 18 पर कौन आता है, ऑर्गन आता है। कौन आता है, ऑर्गन। तो आप इसका डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, सीधा ऑर्गन लिखो कि भाई 18 तक तो क्लियर है। यहां पर इस पूरी सीरीज के अंदर आपको क्या करना है, ऑर्गन पहले लिख देना, मतलब 18 तक आपको ये इलेक्ट्रॉन बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। किसी का भी पूछे आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, ऑर्गन लिख सकते हैं। इसके बाद वाले बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन आपको दर्शाने, बाह्यतम कोश कौन से, 4s में और 3D में।
ये हो गई आपके कुल 21। ठीक है, अब देखिए सूत्र देखो, सूत्र से देख लीजिए, n-1 d 1 से लगाकर 10 तक इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और ns 1 से लगाकर 2 भर सकते हैं। देखो इसके अंदर 2 भर दिए मैंने, ns मतलब चौथा आवर्त है तो यहाँ पर 4 आया था, यहाँ पर n-1 da मतलब चौथा आवर्त है तो 4 - 1 कौन से d आएगा, 3d श्रेणी आएगी, तो यहाँ पर 3d में आया इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया यहाँ तक। देखो अगला वाला लिखो, तब सीधा आप टाइटेनियम ये लिखने की जरूरत नहीं ना, मैं सीधा क्या लिख देता हूँ, ऑर्गन लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, ऑर्गन। ऑर्गन के बाद क्या है, 4s2। अब देखिएगा 3d यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 आएगा, मतलब 4, 22 हो गए कुल। 18 और 4 कितने हो गए, 22 हो गए। अब देखिएगा इसका अगले का देखो, तो ऑर्गन 4s2 3d में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखिएगा क्रोमियम, ऑर्गन 4s1 3d 4 कितने हो गए, 18 1 19, 19 और 4 कितने हो गए, 23। यहाँ पर कितना आएगा, 4 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, कारण अभी बताएंगे। सीधा यहाँ पर कितना आएगा, 5 आएगा। 1 मिनट के लिए यहाँ पर आप ठोको स्टार। ठीक है, देखिए मैग्नीज, ऑर्गन 4s2 3d 5, फिर यहाँ पर देखिएगा इसका 4s2 3d 6, 4s2 3d 7, 4s2 3d 8, ऑर्गन 4s1 3d 10, ऑर्गन 4s2 3d 10। और यहाँ पर कॉपर पर स्टार लगे। देखो 2 एलिमेंट पर आपको स्टार लगाना और सवाल यहीं से ही बनता है बोर्ड के अंदर। देखो 2018 बोर्ड की परीक्षा के अंदर क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास पूछा गया। क्यों पूछते हैं इसका, देखिएगा यहाँ पर देखो 3d में 1 है 2 3 के बाद कितना आना चाहिए था, 4 आना चाहिए था, लेकिन 4 की जगह मैंने कितने भरे थे, 5 इलेक्ट्रॉन भरे थे क्रोमियम में। कितने भरे थे, 5। इसी प्रकार देखो यहाँ पर 4 था, 5 6 7 8, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए थे, 9 आने चाहिए थे, और मैंने कितने भरे हैं, 10 भरे हैं। क्या कारण हो सकता है इसका भाई, तो देखिएगा आप जानते केमिस्ट्री के अंदर कि जो भी कोई कक्षक या तो रिक्त है या हाफ फिल्ड मतलब अर्धपूरित है या फुल फिल्ड यानी पूर्ण पूरित है, ठीक है, तो उसका जो स्टेबल वो ज़्यादा स्टेबल रहते हैं, इसका स्थायित्व है ना बहुत ही ज़्यादा होता है। इस कारण यहाँ पर देखिएगा इसके अंदर अगर मैं बाई चांस यहाँ पर आप 4 की बात कर रहे हो तो देखो कोशिश करते हैं एक बार जैसा आप सोच रहे हैं वैसा देखते हैं कि ऑर्गन है 4s में मैं 2 भर देता हूँ और 3d में 4 भर देता हूँ, मतलब 18 2 20 और 4 24, मेरे 24 हो तो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिएगा क्या ये स्थायी है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा ये तो पूर्ण रूप से भरा हुआ है, ये पूर्ण रूप से नहीं भरा है। अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाता है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हाफ फील्ड हुआ या नहीं हुआ, हो गया ना। अब देखिए 10 में से 5 इलेक्ट्रॉन भर गए, मतलब आधा भर गया ना, भर गया। इसमें अब ये कैसा है, स्थायी है। अब यहाँ पर देखिए 2 थे, 1 इसको दे दिया तो यहाँ पर कितने बचे, 1 बचा। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं इसमें, अब कितना रह गया, 1 रह गया। इसका मतलब क्या होगा, ये भी हाफ फील्ड हो गया और ये भी हाफ फील्ड हो गया, मतलब अब इसका स्थायित्व तो बहुत ही ज्यादा है। इस कारण यहाँ पर 4 नहीं भर के क्या भरेंगे, 5 भरेंगे। दोस्तों समझ में आया ना। तो क्रोमियम का विशेष तौर से ध्यान रखना, क्योंकि अगर सवाल पूछेंगे इलेक्ट्रॉन विन्यास तो इस 3D श्रेणी के अंदर या तो क्रोमियम का पूछेंगे या कॉपर का पूछेंगे। इस 2 का ध्यान रखना, बाकी वाले तो सामान्य इलेक्ट्रॉन भरते ही हैं, ठीक है। तो कॉपर में ऐसा क्यों हुआ, इसी प्रकार देखिएगा यहाँ पर 3D में कितना आना चाहिए था, 9 आने चाहिए थे, मतलब यहाँ पर है ऑर्गन के आगे यहाँ था 4s2 और 4s2 के बाद में 3D 9 आना चाहिए था, लेकिन मैंने 9 की जगह कितने भरे थे, 10 भरे थे। क्यों, यहाँ पर देखिएगा S कह रहा है कि मैं अगर आपको 1 इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ तो मैं भी अर्धपूरित हो जाऊंगा और तुम पूर्ण पूरित हो जाओगे, मतलब हमारा दोनों का काम चल जाएगा, मैं अर्धपूरित तुम पूर्ण पूरित, दोनों का स्थिति बहुत ही ज्यादा। इस कारण इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो यहाँ पर कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई, 10 हो गए, और यहाँ पर कितना रह गया, 1 रह गया। इस कारण इलेक्ट्रॉन विन्यास कौन सा लिखेंगे आप, 4s1 3d 10। मित्रों मजा आया ना, समझ में आ गया ना। तो ये थी आपके 3D श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहाँ पर सवाल क्या क्या बनते थे, सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है इसका,
ठीक है। 3D श्रेणी कहते किसे हैं और कौन कौन सी श्रेणियां होती है डी ब्लॉक के अंतर्गत, और 3D श्रेणी के अंदर कौन कौन से तत्व है, ये तत्व आ गए, आपको याद रखना है। और इस तत्व के अंदर भी इलेक्ट्रॉन विन्यास पूछते हैं, इलेक्ट्रॉन विन्यास याद रखना है, ठीक है पूरा। अब देखिए एक दो बातें और बताता हूँ इसके बारे में। अब देखिएगा डी ब्लॉक तत्व को अपन संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? संक्रमण तत्व कहते हैं, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई संक्रमण तत्व? क्योंकि इस सामान्य इस पूरे ब्लॉक को, पूरे डी ब्लॉक को अपन संक्रमण तत्व कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि इसके अंदर डी कक्षक अपूर्ण होता है ना, उन तत्व को अपन क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व बोलते हैं। क्या बोलेंगे? संक्रमण तत्व। अब इसमें देखिएगा पूरे हमने डी ब्लॉक बनाया था, इसमें आपने देखा कि सबके अंदर अभी तक इलेक्ट्रॉन विन्यास भी लिखे थे, ठीक है। अब इसके अंदर 3 तत्व ऐसे हैं जिसको संक्रमण तत्व नहीं माना गया है। वो कौन कौन से हैं? देखिएगा जिंक, कैडमियम और मरकरी, मतलब एटम नंबर 30, 48 और 80। इन 3 तत्वों को संक्रमण तत्व नहीं माना गया है। क्यों नहीं माना गया है? क्योंकि इसके जो डी कक्षक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पूर्ण रूप से भरा होता है, मतलब अपूर्ण नहीं होता है, अपूर्ण नहीं होता। अगर अपूर्ण नहीं है तो संक्रमण तत्व नहीं है, ठीक है। तो ये पूर्ण रूप से भरा है तो इसको संक्रमण तत्व नहीं माना। इसका 3 आपको विशेष तौर से ध्यान रखना कि जिंक, कैडमियम, मरकरी, इसको संक्रमण तत्व नहीं माना गया। बाकी वाले सभी तत्वों को संक्रमण तत्व की श्रेणी में रखा गया है। अब देखिए इसके सामान्य लक्षण क्या क्या है, ठीक है। तो जो डी ब्लॉक के तत्व है सभी के सभी कैसे तत्व होते हैं? धात्विक होते हैं। कैसे होते हैं? धात्विक होते हैं। और ये सभी के सब विद्युत के कैसे होते हैं भाई? सुचालक होते हैं। विद्युत के कैसे होते हैं? सुचालक होते हैं। सभी तत्व धात्विक होते हैं और सभी विद्युत के सुचालक होते हैं। इसके अंदर उत्प्रेरकीय गुण पाया जाता है, उत्प्रेरकीय गुण पाया जाता है। क्या मतलब होता है उत्प्रेरकीय गुण? कैटलिस्ट करैक्टर, मतलब किसी भी रासायनिक जब अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया में बीच के अंदर जो तीर का निशान होता है, तीर के निशान के ऊपर जब कोई भी हम लिखते हैं वो क्या होता है? उत्प्रेरक। और उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है? किसी भी अभिक्रिया की जो गति होती है उसको या तो मंद कर देते हैं या उसको गति को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। तो इस ब्लॉक के तत्व भी यह गुण रखते हैं, ठीक है। जैसे अपन हेबर विधि पढ़ते हैं, हेबर विधि के अंदर भी अपन आयरन और मोलिब्डेनम या नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया गैस बनाते हैं। तो इसके अंदर क्या लिखते हैं अपन भाई? इसके अंदर अपन निकल और मोलिब्डेनम काम लेते हैं, ठीक है। तो उत्प्रेरक के गुण पाए जाता है। जैसे अपन पॉलीमर में के अंदर भी पढ़ते हैं, ठीक है। TiCl4 ये पॉली यानी एथीन से अपन पॉलीथीन बनाते हैं, उसके अंदर ये उत्प्रेरक के रूप में काम आता है। तो ठीक है, उत्प्रेरक के गुण पाए जाते हैं, धात्विक होते हैं, विद्युत के सुचालक पाए जाते हैं। और भी इसके बहुत सारे लक्षण होते हैं। इसके अंदर मिश्र धातु बनाने का भी गुण पाया जाता है। मिश्र धातु बनाने का गुण भी पाया जाता है। मिश्र धातु कैसे? जैसे देखिए आप पित्तल सीधी कोई धातु नहीं है, यानी 2-3 धातुओं का मिश्रण है। पित्तल आपने पढ़ा, ठीक है। तो पित्तल में कौन कौन सी धातुएं होती हैं? तांबा यानी कॉपर कहते हैं अपन, तांबा और जस्ता किसे कहते हैं भाई? जिंक को कहते हैं, यानी Zn। तो जिंक और कॉपर मिलकर क्या बनाते हैं? पित्तल बनाते हैं। पित्तल डायरेक्ट कोई धातु नहीं है, दोनों से मिलन के बाद इसका नाम क्या दे दिया गया है? पित्तल। अब इसका शॉर्ट ट्रिक याद रख लेना, पित्तल आपको याद न रहे तो सीधा पिताजी शब्द याद रखना। क्या याद रखेंगे? पिताजी। क्या रखेंगे? पिताजी। मतलब यहां पर देखिए ता का मतलब क्या होता है? तांबा। जी मतलब जस्ता, ठीक है। तांबा और जस्ते से मिलकर क्या बनता है? पित्तल बनता है। मित्रों कैसा लगा यह वीडियो? आप जरूर इसको पूरा देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट करना, बने रहे मेरे साथ मित्रों। कल एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।